हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्न विद जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और हम कर रहे थे चैप्टर 1 के एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चंस। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते हैं ऐसे ही क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं, फिर उसी के आगे का कंटिन्यू कर रहे हैं हम। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? ओके, which among the following changes are exothermic and endothermic? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सोथर्मिक क्या होता है और एंडोथर्मिक क्या होता है। एक्सो मींस जहां पे हीट या फिर एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। जहां पे हीट या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको बोलते हैं हम एंडोथर्मिक। अब हमें ये बताना है कि इसमें एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है या एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो फर्स्ट है डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। जब हम फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन करेंगे, ठीक है, जब उसका ब्रेक डाउन करेंगे तब क्या होगा? एनर्जी वो गेन करेगा। क्यों गेन करेगा? स्टेबल होने के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक। फर्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। बी क्या है? डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूशन करेंगे, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड में हम पानी डालेंगे, तो वो कैसा रिएक्शन होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसमें हीट इवॉल्व होगी। सी है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। ठीक है, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का डिसोल्यूशन करेंगे वाटर में तो ये भी कैसा होगा? एक्सप्लोजिव होगा। तो ये भी हमारा एक्सोथर्मिक है। डी है डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। तो अमोनियम क्लोराइड में क्या होगा? उसको एनर्जी चाहिए होगी डिसॉल्व करने के लिए। तो ये है हमारा एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो हमने ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? एजेंट वो होते हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं। ठीक है, अपने लिए नहीं करते, वो दूसरों के लिए काम करते हैं। अगर यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की बात कही जा रही है तो इसका मतलब वो दूसरों को रिड्यूस करेंगे, और जब वो दूसरों को रिड्यूस करेगा तो खुद का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। तो जहां पर भी रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, सीधी सीधी बात है, वहां पे ऑक्सीडेशन होगा। जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें, वहां पे क्या होगा? रिडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मींस ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन में क्या क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये सारे ऑक्सीडेशन के ऑक्सीडेशन के अंदर ये तीनों चीजें आती हैं, तभी हम कहेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है। तो फर्स्ट है, हमें बताना है कि कौन सा इसमें रिड्यूसिंग एजेंट है। यानी कि देखो NH3, NH3 ने यहाँ पे इसके पास हाइड्रोजन था, यहाँ से इसने हाइड्रोजन को रिमूव करके ऑक्सीजन को गेन कर लिया। तो ये कैसा होगा? ये एक ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। तो जो ऑक्सीडेशन शो करता है वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले का रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा NH3। आपको सिर्फ यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं लिखना है, ये पूरा कंपाउंड लिखना है। ठीक है, तो कभी गलती नहीं करना कि अगर नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हम लिखेंगे कि यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट नाइट्रोजन है। ऐसा नहीं है, पूरा कंपाउंड लिखना है कि वो कंपाउंड हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, बी है हमारा H2 और F2। देखो यहाँ पे F2 के पास कोई ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ आते ही F के पास ऑक्सीजन आ जा रहा है, तो इसने भी ऑक्सीडेशन किया, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे आएगा बी का F2। सी है हमारा F2O3 और CO। तो इसमें क्या हो रहा है? F ने तो यहाँ पे ऑक्सीजन दे दिया, तो ये तो नहीं होगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। CO देखो अभी इसके पास कितने थे? 3 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे इसके पास टोटल 6 ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा CO। डी है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोजन जो है यहाँ पे वो क्या है? अभी अकेला था,
और यहाँ पे इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा H2, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि इसके साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15th, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। उसका जस्ट ऑपोजिट है। अब आप मुझे बताएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो रिडक्शन शो करे, ठीक है। और रिडक्शन का क्या होता है, रिडक्शन में होगा गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तीन प्रॉपर्टी होती है रिडक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब कह रहे हैं कि इसमें बताओ कि कौन सा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि कौन इसमें रिडक्शन कर रहा है। तो फर्स्ट वाले में देखो, जो Pb3O4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन था और अब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो इसने क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया, तो हमारा हो जाएगा Pb3O4। बी में क्या है, देखो ये Mg है, Mg ने तो यहाँ पे गेन किया है, तो इसने तो ऑक्सीडेशन कर लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा खाली O2। O2 ने यहाँ पे, इसका O2 का हो जाएगा कि इसने रिडक्शन किया है। C है CuSO4, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे नहीं है, तो CuSO4। D में है V2O5, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो V2O5। ये वाला क्या है, देखो Fe के पास पहले नहीं था पर अब आ गया है, तो इसने तो ऑक्सीडेशन कर लिया, हमें रिडक्शन करवाना है। देखो H2O के पास पहले ऑक्सीजन था, अब नहीं है, तो H2O ने क्या किया, रिडक्शन कर लिया। और F है CuO, पहले था और अब ऑक्सीजन नहीं है, तो इसने क्या कर दिया, रिडक्शन कर लिया, तो ये हमारा हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो ये इनके आंसर्स हो गए हैं जिन्होंने रिडक्शन किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ferrous sulfate decomposes with the evolution of gas having a characteristic order of burning sulfur. Write the chemical reaction involved and identify the type of reaction. सबसे पहले हम क्या करेंगे, फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन करेंगे, उसको ब्रेक डाउन करेंगे। फेरस सल्फेट का क्या फॉर्मूला होता है, FeSO4। ठीक है, यहाँ पे हमारा डिकम्पोज हो गया, ये डिकम्पोज होते ही ये किस में ब्रेक हो जाएगा, Fe2O3 फेरस ऑक्साइड में प्लस SO2 एंड SO3 में इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब सबसे पहले इसको बैलेंस करते हैं हम। तो यहाँ पे देखो दो सल्फर है, तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लीकेशन कर दूं। अब यहाँ पे 2 आयरन है, यहाँ पे भी 2 आयरन है। ऑक्सीजन काउंट करते हैं, इधर 8 है, यहाँ पे कितने 3 3 6 7 8। ठीक है, और सल्फर 2 है और यहाँ पे भी सल्फर 2 है। ठीक है, ये एक बैलेंस रिएक्शन है। और ये किस टाइप की रिएक्शन है, यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, एक रिएक्टेंट से 2 या फिर 2 से ज्यादा प्रोडक्ट हमको मिल रहे हैं, तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following are physical or the chemical change। ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, आप 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। ठीक है, जिसमें कोई नया सब्सटेंस आपको बनता हुआ दिख रहा है तो वो क्या होगा, हमारा केमिकल चेंज होगा। जिसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होते हैं वो होता है हमारा फिजिकल चेंज। तो इसका आंसर तो आप खुद ही कर सकते हो, इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल का इवेपोरेशन होना केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है, बहुत इजी है, क्या है होगा इसका फिजिकल चेंज। बी है बर्निंग ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जब हम एलपीजी को बर्न करते हैं
तो क्या होगा, ये फिजिकल चेंज होगा कि केमिकल चेंज होगा? ये वाला तो हमारा ऑब्वियसली केमिकल चेंज होगा। सी है हीटिंग ऑफ आयरन रॉड टू रेड हॉट। जब हम आयरन रॉड को हीट करेंगे तो वो हमारा फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है? कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ उसको हीट ही कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा फिजिकल चेंज है। डी है कर्डलिंग ऑफ मिल्क। ठीक है, तो मिल्क से जब हमारा कर्ड बनता है तो ये हमारा फिजिकल चेंज है या केमिकल? तो हमारा इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो ये क्या है, हमारा एक केमिकल चेंज है। ई है सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। तो अब अमोनियम क्लोराइड का सब्लिमेशन कर रहे हैं हम। सब्लिमेशन क्या होता है कि सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाना, उसको सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को हम बैक भी कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो ये हमारा फिजिकल चेंज है, केमिकल? ये भी हमारा फिजिकल चेंज है। ठीक है, तो ये हमने 17th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 18। Write a balanced chemical equation for the each of the following reaction and also classify them. ठीक है, A है lead acetate solution is treated with dilute hydrochloric acid. lead acetate solution, सबसे पहले इसका फॉर्मूला आना चाहिए हमको कि lead acetate कैसे बनता है। ठीक है, तो lead क्या है, Pb, और acetate क्या होता है, CH3COO। क्योंकि Pb की वैलेंसी 2 होती है तो इसलिए यहाँ पे 2 आ जाएगा। PbCH3COO का रिएक्शन हम कराएंगे डाइल्यूट HCl के साथ, तो क्या बनेगा हमारा, लेड क्लोराइड यानी कि PbCl2, लेड क्लोराइड प्लस एसिटिक एसिड सोल्यूशन यानी कि CH3COOH, ये हमारा एसिटिक एसिड सोल्यूशन है। अब हमें इसको करना है बैलेंस, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन है और तो यहाँ पे भी हम 2 क्लोरीन करेंगे तो इधर 2 की मल्टीप्लीकेशन कर देती हूँ। अब हाइड्रोजन देखो कितना है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है, 3 2 जा 6, तो 8 हाइड्रोजन है यहाँ पे कितने 3 और 4, तो इधर 2 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो टोटल 8 हाइड्रोजन हो जाएगा। कार्बन को बैलेंस करके देखो, कार्बन इधर ऑलरेडी 2 है और यहाँ पे भी कार्बन 2 है और ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 2 और 4, तो यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन है एंड लेड 1 है, वहां पे भी लेड 1 है, तो ये हमारा एक बैलेंस रिएक्शन हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम इसी के बी पार्ट पे। अ पीस ऑफ सोडियम मेटल इज एडेड टू द इथेनॉल। सोडियम मेटल को हमने इथेनॉल के साथ रिएक्ट कराया है। अब इथेनॉल का क्या फॉर्मूला होता है, आपने 4th चैप्टर में पढ़ा होगा ना, इथेनॉल होता है C2H5OH, ये हमारा है इथेनॉल। टू फॉर्म सोडियम इथॉक्साइड, इससे हमारा सोडियम इथॉक्साइड बन रहा है। तो देखो सोडियम इथॉक्साइड का क्या फॉर्मूला होगा, C2H5O और सिर्फ इस H की जगह ही आ जाएगा Na, तो ये हमारा बन गया सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, अब और क्या बचेगा हमारा, यहाँ से निकलने के बाद ये आगे हमारा H2 यहाँ से रिलीज होगा। बैलेंस करते हैं, देखो एक हाइड्रोजन की कमी है तो इधर 2 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी मैं, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। अब देख लो ये बैलेंस रिएक्शन है कि नहीं है, सोडियम 2 है वहां पे, यहाँ पे भी सोडियम 2 है, C2H5O, ये कार्बन 4 है, यहाँ पे भी कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 10 है। ठीक है, ये हो गया और H2 बाहर निकल गया यहाँ से, तो ये भी एक बैलेंस रिएक्शन हो चुका है। सी है इसमें आयरन ऑक्साइड ऑन हीटिंग विद द कार्बन मोनोऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड, अब तक आपको फॉर्मूला लर्न हो जाना चाहिए आयरन ऑक्साइड का, बहुत बार आ चुका है, Fe2O3। आयरन ऑक्साइड हीटिंग विद द कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO रिएक्ट टू फॉर्म अ सॉलिड आयरन एंड लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या मिलेगा, सिर्फ Fe मिलेगा एंड CO2।
बैलेंस करते हैं 2 आ जाएगा यहाँ पे। ऑक्सीजन कितना है 314, तो इधर 2 हो जाएगा अगर, तो देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है, बट कार्बन बैलेंस नहीं है। इधर 2 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ऑक्सीजन कितना हो गया 3, एंड यहाँ पे कितना है 5 हो गया, Fe2O3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है CO है। आयरन हमारा यहाँ पे बैलेंस है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, 5 ऑक्सीजन है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा टोटल 4 ऑक्सीजन है। तो अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे हम, यहाँ पे हमारा 4 ऑक्सीजन है, तो देखते हैं इसको सबसे पहले हम, ठीक है। इसको हम कर सकते हैं, इसको 5/2 लिख देती हूँ मैं, देखो 5/2। अब देखो इसको, इस 2 से ये 2 कट जाता है तो हमारा यहाँ पे भी 5 कार्बन नहीं, फिर हमारे यहाँ पे कार्बन डिसबैलेंस हो जाएगा। इसको ऐसे नहीं कर सकते, और कुछ बन रहा है इसमें। थर्ड है आयरन ऑक्साइड ऑन हीटिंग विद द कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, रिएक्ट टू फॉर्म सॉलिड आयरन एंड लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। Fe2O3 है प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके टू फॉर्म सॉलिड आयरन, Fe बना रहा है एंड लिबरेट CO2 गैस, ठीक है, Fe ठीक है, O3, तो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे 3 तो नहीं आएगा, 5। अगर इधर 3 की मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो 3 3 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 की मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ओके, ये देखो Fe तो बन रहा है हमारा प्लस CO2, ये 3 कर दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, ठीक है, 3 कार्बन है यहाँ पे भी 3 कार्बन हो गया, और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो अब ये बैलेंस रिएक्शन बन गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसका डी पार्ट है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म सॉलिड सल्फर एंड लिक्विड वाटर, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, H2S गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस O2 के साथ टू फॉर्म सॉलिड सल्फर, ठीक है, सॉलिड सल्फर प्लस लिक्विड वाटर, ओके, S प्लस H2O बन रहा है। इसको बैलेंस करते हैं, एक ही सल्फर है, ठीक है, यहाँ पे, और इसको अगर मैं 2 कर दूं और इसको भी 2 कर दूं और इसको भी 2 कर दूं, अब देखो ये बैलेंस रिएक्शन है कि नहीं है, इसमें सारे के सारे 2 2 हो गए, देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 है, सल्फर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी सल्फर 2 है, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है। अभी बैलेंस रिएक्शन हो गया है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये हमने कर लिया है 18th क्वेश्चन। ठीक है, सारे हो गए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन, ठीक है, बैलेंस करना है। देखते हैं पहले ये ऑलरेडी बैलेंस है कि नहीं है, Mg यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी Mg एक है, Cl2 एंड Cl2, ये तो बैलेंस है, ठीक है, तो इसको हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम सीधा इसको सॉल्व कर देते हैं, कैसे करेंगे, ये कौन सा रिएक्शन है, जब 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट देता है तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। बी वाला देखते हैं बैलेंस है कि नहीं है, HgO है और यहाँ पे देखो 2 इधर कर दो और 2 इधर कर देते हैं, तो 2 मरकरी है, इधर भी 2 मरकरी है, 2 ऑक्सीजन एंड 2 ऑक्सीजन, तो ये क्या है, ये एक रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट हमको मिले हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो इसको लिख देते हैं हम, ये हमारा हो जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सी है Na2, यानी कि यहाँ पे 2 की मल्टीप्लीकेशन होगी और S सब बैलेंस है यहाँ पे,
और ये भी हमारा क्या है, दो कंबाइन होके एक प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ये भी हमारा हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डी, TiCl4 और Mg, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले बैलेंस देख लेते हैं। TiCl4 4 यानी कि यहाँ पे जाएगा 2 और यहाँ पे आएगा 2। अब देखो ये बैलेंस है कि नहीं है, दो मैग्नीशियम है, यहाँ पे भी दो मैग्नीशियम है, क्लोरीन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 क्लोरीन है, Ti टाइटेनियम 1 है, यहाँ पे भी टाइटेनियम हमारा 1 है, तो ये एक बैलेंस रिएक्शन है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से टाइटेनियम हटा के इसकी जगह मैग्नीज आ गया है, तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ई में क्या है, CaO प्लस SiO2, दो प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन होता है हमारा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब फोर्थ वाला क्या है हमारा, H2O2 का यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है ये, ठीक है, इसका ब्रेकडाउन है H2O और O2 में, तो ये कौन सा है हमारा F वाला, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन कर लिया है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक लिबरेट हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हेreas कॉपर डज नॉट, एक्सप्लेन व्हाई। रिएक्शन करके देख लेते हैं। जब हम जिंक का रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन, नहीं जिंक का रिएक्शन कराते हैं हम डाइल्यूट HCl के साथ, तो इसमें हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ZnCl2 प्लस H2, इसको बैलेंस कर देते तो यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, तो हाँ इसमें हो रही है, जिंक में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ठीक है, सो इट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो उसने उसको उसकी प्लेस से डिस्प्लेस कर दिया और वहां पे चला गया। लेकिन अगर हम कॉपर की बात करते हैं, Cu प्लस डाइल्यूट HCl, तो क्या होगा, यहाँ पे होगा नो रिएक्शन। जब रिएक्शन ही नहीं होगी तो H2 गैस लिबरेट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। कॉपर क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, सो इट कांट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स पोजीशन। ओके, इसी वजह से वो रिएक्शन जो कॉपर है वो क्या करेगा, H2 गैस लिबरेट नहीं करेगा। 20 क्वेश्चन हो गया। 21st पे आते हैं अब हम। ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर नाइट्रेट इन बॉइलिंग ट्यूब, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक, ऑक्सीजन गैस एंड ब्राउन गैस X इज फॉर्म। ठीक है, कॉपर नाइट्रेट यानी कि CuNO3 का होल ट्वाइस, इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो ये हमारा बनेगा कॉपर ऑक्साइड यानी कि CuO प्लस ऑक्सीजन गैस प्लस X। अब देखो X क्या बच गया, कॉपर हमने यूज कर लिया, ऑक्सीजन हमने यूज कर लिया, और ऑक्सीजन कितनी यूज की हमने 4, 2 ऑक्सीजन और 1 नाइट्रोजन बच गया, तो ये क्या बनेगा हमारा NO2। NO2 हमारा क्या है, कंपाउंड X है। ठीक है, ये हमने कंपाउंड X बना दिया। अब ये पार्ट क्या है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। अब हमें इसके लिए एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यही है,
कॉपर एक था यहाँ पे भी कॉपर 1 है, नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन कितने 3 2 जा 6, 2 2 4 और एक 1, यहाँ पे 5 ही है, 2 2 4 प्लस 1 5, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, एक काम करते हैं ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं यहाँ पे। अच्छा नाइट्रोजन भी बैलेंस नहीं, यहाँ पे 2 है, तो इधर मैं 2 की मल्टीप्लीकेशन अगर कर देती हूँ तो नाइट्रोजन तो 2 हो गया, नहीं यहाँ पे 2 की करते हैं और यहाँ पे करते हैं 4 की। अब देखो ये बैलेंस है कि नहीं है, कॉपर कॉपर 2 है, यहाँ पे भी कॉपर 2 है, नाइट्रोजन कितने देखो 2 और एक 2, 4 नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी 4 नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन कितने 4 2 जा 8 9 10 11 12 और यहाँ पे कितने 3 2 जा 6 6 2 जा 12। अब देख लो ये बैलेंस है कि नहीं है, ठीक है। जो हमारा एक कंपाउंड बना है उस कंपाउंड का नाम क्या है, ये क्या है, एक नाइट्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लियर है। सेकंड क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई द ब्राउन गैस एक्स इवॉल्व, तो कौन सा ये जो गैस इवॉल्व हो रहा है ये कौन सा है, ये ब्राउन कलर का है, तो बी, ये तो ए हो गया, बी वाला हमारा क्या है NO2, NO2 जो है वो हमारा ब्राउन कलर का है, लिबरेट हो रहा है। सी क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, ये किस टाइप की रिएक्शन है, एक कंपाउंड से दो या फिर दो से ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहे हैं हमको, तो ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डी है व्हाट कुड बी द पीएच रेंज ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द गैस एक्स, पीएच क्या होगा, देखो यहाँ पे जो हमारा ऑक्साइड बन रहा है ये मेटेलिक ऑक्साइड है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, जो नाइट्रोजन होता है वो मेटल है कि नॉन मेटल है, तो आप सबको पता होगा कि जो नाइट्रोजन है वो हमारा नॉन मेटल है, तो यहाँ पे कैसा बन रहा है नॉन मेटल ऑक्साइड। तो जो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है एसिडिक होता है, एसिडिक है तो इसका पीएच क्या होगा लेस देन 7, ओके। तो व्हाट वुड बी द पीएच रेंज ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द गैस एक्स, तो लेस देन 7 because nitrogen dioxide, because nitrogen dioxide is non-metal oxide and it's acidic। नॉन मेटल ऑक्साइड है तो नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं एसिडिक नेचर के होते हैं और जितने भी एसिड्स होते हैं वो लेस देन 7 होते हैं, ठीक है, और जितने भी बेसिक होंगे वो मोर देन 7 होंगे। तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ से कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो क्वेश्चन 22 है हमारा, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट फॉर द फॉलोइंग गैसेस। CO2 के लिए हम टेस्ट लिखते हैं सबसे पहले इसका रिएक्शन कि जहां पे हमारा CO2 इन्वॉल्व हो रहा है, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं लाइम वाटर लेंगे, लाइम वाटर का क्या फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, CaOH को होल ट्वाइस का रिएक्शन हम कराएंगे CO2 के साथ, तो क्या बनेगा हमें यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, एक तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, दूसरा क्या बनेगा वाटर। अब हम करते हैं इसको बैलेंस, कैल्शियम 1 है वहां पे भी कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 कार्बन 1, हाइड्रोजन वहां पे 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन नहीं ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 4 है, हाँ और यहाँ पे भी ऑक्सीजन हमारा 4 है, तो ये एक बैलेंस रिएक्शन हो गया जहाँ पे हमने CO2 का यूज किया है लाइम वाटर के साथ, ठीक है। बी है इसका SO2 का रिएक्शन करा रहे हैं हम अब यहाँ पे, तो SO2 का रिएक्शन यानी कि वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होना चाहिए, तो SO2 का रिएक्शन हम कराएंगे K2Cr2O7, और आपको पता होना चाहिए K2Cr2O7 क्या है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है K2Cr2O7, ये आपकी बुक में दिया हुआ है। इसके अलावा क्या है और KMnO4 सोडियम परमैंगनेट, इसका नाम क्या है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकते हैं, आप दोनों में से किसी के साथ भी रिएक्शन कर सकते हो, ठीक है।
इसके साथ हम SO2 का रिएक्शन कराएंगे प्लस H2SO4 का रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारा बन जाएगा यहाँ पे K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस बनेगा एंड वाटर। ये रिएक्शन होगी। अब इसको करते हैं हम बैलेंस, ठीक है। K2 यहाँ पे, ठीक है, ऑक्सीजन देख लेते हैं। 4 3 12 और 13 14 15 16 17, यहाँ पे 17 ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितने 4 6, ये 6 हो गया और यहाँ पे 7, तो ये हमारा 13 है, ठीक है। और बैलेंस करके देख लेते हैं हम हाइड्रोजन को, यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी 2 ही हाइड्रोजन है, तो ये बैलेंस है। सल्फर को बैलेंस करते हैं, यहाँ पे सल्फर बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 3 सल्फर है और यहाँ पे 1 ही सल्फर है, तो यहाँ पे हमने कर दिया 3। K2 और Cr हमारा बैलेंस है, उसको बैलेंस करने की भी तो फिलहाल जरूरत नहीं है। अब देखते हैं ऑक्सीजन, यहाँ पे 7 है, ठीक है, और 3 2 6, तो 13 ये हो गए। यहाँ पे भी सल्फर सॉरी ऑक्सीजन कितना हो गया 17 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 17 ऑक्सीजन है। आई थिंक अभी ये बैलेंस है, हाइड्रोजन भी यहाँ पे हमारा बैलेंस है। ओके, तो ये हमारा एक बैलेंस रिएक्शन बन गया है, ठीक है। हमने SO2 का रिएक्शन यहाँ पे करवा दिया है, ओके। और कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा हमारा, एक तो पोटेशियम सल्फेट बन गया हमारा और एक हमारा क्रोमियम सल्फेट बन गया है, ठीक है। पोटेशियम सल्फेट एंड क्रोमियम सल्फेट लिख देती हूँ। पोटेशियम सल्फेट एंड क्रोमियम सल्फेट, ठीक है। ये दोनों प्रोडक्ट हमारे बने। तीसरा क्या है O2। देखो O2 का यूज हम कहाँ करते हैं, किसी भी चीज को बर्न करने के लिए। अगर कोई भी चीज बर्न होती है तो वो किसकी प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। तो लाइक हम अगर कैंडल को बर्न कर रहे हैं तो वहां पे ऑक्सीजन की जरूरत है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बर्निंग ऑफ कैंडल, ठीक है, ब्रिंग कैंडल नियर ऑक्सीजन, ठीक है। हम क्या करेंगे, अगर कैंडल को ऑक्सीजन के पास लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी, वो बर्न करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो ब्रिंग कैंडल नियर ऑक्सीजन, द फ्लेम, ब्रिंग कैंडल नियर ऑक्सीजन, it burn candle with it burn candle with high intensity of flame, high intensity flame, ठीक है। तो ये हमने कर लिया है। अब दी है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, देखो अगर मैं हाइड्रोजन एक गैस है, ठीक है, जो कि एक्सप्लोसिव होता है। अगर हम क्या करेंगे कि मैचस्टिक को हाइड्रोजन के पास लेके जाएंगे, अगर हम किसी भी बर्निंग सब्सटेंस को हाइड्रोजन के पास लेके जाएंगे तो वो क्या करेगा, वो ब्लास्ट कर देगा। और जब वो ब्लास्ट होता है तो एक साउंड आता है पॉप साउंड, ठीक है। तो वो आइडेंटिफाई करते हैं कि वहां पे हाइड्रोजन था। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ब्रिंग अ बर्निंग मैचस्टिक near H2 gas, it get explosive and it get explosive with pop sound, ठीक है। ये एक्सप्लोजिव होगा किससे, पॉप साउंड से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड
when a piece of zinc metal is added to the copper sulfate solution, जिंक मेटल ऐड कर रहे हैं हम कॉपर सल्फेट CuSO4 के साथ, तो क्या बनेगा, इसमें हमारा एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, ठीक है, जो कि उसको डिस्प्लेस कर देंगे। तो ये जिंक हमारा क्या होता है, नो रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, कॉपर को उसकी प्लेस से हटा देगा, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। देख लो ये बैलेंस है कि नहीं है, यही बनेगा हमारा। तो उसके बाद है एल्यूमिनियम मेटल इज एडेड टू द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एल्यूमिनियम का रिएक्शन हम कराएंगे डाइल्यूट HCl के साथ, तो हमारा क्या बन जाएगा, AlCl3 प्लस, इसको और हम कैसे बैलेंस करते हैं, AlCl3 प्लस, अगर यहाँ से H2 निकलता है तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी मुझे, 2 की भी नहीं होगी, यहाँ पे होगी 3 की, ठीक है, AlCl3, यहाँ पे एक ऑक्सीजन क्या हो रहा है, AlCl3, ठीक है, एल्यूमिनियम को 2 कर देते हैं, तो यहाँ पे क्लोरीन हो गया 6, यहाँ पे करेंगे फिर 6 और यहाँ पे हो जाएगा 3। अब देखो बैलेंस है कि नहीं, 2 एल्यूमिनियम, यहाँ पे भी 2 एल्यूमिनियम, क्लोरीन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी क्लोरीन 6 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 6 है, तो ये हमारा बैलेंस रिएक्शन बन चुका है। अब है सी, सिल्वर मेटल इज एडेड टू द कॉपर सल्फेट, सिल्वर मेटल इज एडेड टू द कॉपर सल्फेट, बस राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन इक्वेशन इफ द रिएक्शंस अकर। अब हमसे यहाँ पे पूछा है कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, देखो जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को, यहाँ पे क्या था सेकंड में, एल्यूमिनियम के साथ HCl की रिएक्शन हो गई, क्या सिल्वर के साथ रिएक्शन होगा, तो इसका आंसर है नो, इसका हमारा नो रिएक्शन। इसके पीछे का रीजन आप सबको पता है क्यों, क्योंकि जो सिल्वर है वो लीस्ट रिएक्टिव है, वो कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी, ठीक है, जब आप रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हो तो उसमें देखते हो ना कि जो वो सिल्वर है और गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ये एनवायरमेंट में बहुत कम रिएक्ट करते हैं, जो सोडियम पोटेशियम होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, तो वो सीरीज जब आप लर्न करते हो तो देखते हो कि सिल्वर लीस्ट रिएक्टिव है, तो वो किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही, हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम एसिड बेस के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वो भी चैप्टर है जो आपके एग्जाम में आ रहा है, उसकी भी प्रैक्टिस करनी है हमें, ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, ओके, थैंक यू।